कांग्रेस अध्यक्ष रिस्पेक्टेड श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री अहमद पटेल जी, श्री मोतीलाल वोरा जी, श्रीमती शीला दीक्षित जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, श्री राजीव सातव जी, देश से कोने कोने से आए युवा नेतागण, भाइयों और बहनों, इंडियन यूथ कांग्रेस की इस कन्वेंशन में भाग लेना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे बताया गया है कि इस कन्वेंशन में देश भर से आए कोने कोने से यूथ कांग्रेस के चुने हुए ऑफिस बेरर्स पिछले 2 दिनों से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस विचार विमर्श के अच्छे नतीजे सामने आएंगे और इससे यूथ कांग्रेस के कार्यक्रमों को ज्यादा लोकप्रिय और उपयोगी बनाने में सहायता मिलेगी। इस सभा का आयोजन करने और इसमें भाग लेने के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, इस कन्वेंशन का नाम बुनियाद रखा गया है, जो कि बिल्कुल सही है। यूथ कांग्रेस सही मानों में हमारी महान कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत बुनियाद देने का काम करती है। ये एक ऐसा संगठन है जो हमारी पार्टी को देश के नौजवानों से जोड़ता है। आप सबके उत्साह और ऊर्जा से हमारी पार्टी को बेहद ताकत मिलती है। हमारी पार्टी के बहुत से बड़े नेताओं ने अपना शुरुआती राजनीतिक तजुर्बा यूथ कांग्रेस में ही प्राप्त किया है। आप सबको कांग्रेस पार्टी और हमारे देश का भविष्य संवारने का काम करना है। मुझे बेहद खुशी है कि पिछले कुछ सालों में इंडियन यूथ कांग्रेस तेजी से मजबूत हुई। ये सिलसिला सन 2007 में शुरू हुआ, जब श्री राहुल गांधी जी यूथ कांग्रेस और NSUI के प्रभावी जनरल सेक्रेटरी बने। उस वक्त से यूथ कांग्रेस में ओपन मेंबरशिप और लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पंजाब एक पहला राज्य था जहां दिसंबर 2008 में चुनाव कराए गए और करीब 3 लाख नौजवान यूथ कांग्रेस के लिए सदस्य बने। उसके बाद से करीब सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में इस तरह के चुनाव और मेंबरशिप ड्राइव किए गए। पंजाब और गुजरात में तो इस प्रक्रिया का दूसरा राउंड भी शुरू हो गया। इस सब का नतीजा ये हुआ है कि आज यूथ कांग्रेस पहले की तुलना में कहीं ज्यादा एक्टिव है और इसमें सभी सामाजिक और आर्थिक तबकों की पूरी नुमाइंदगी है। समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को खास तौर पर बढ़ावा मिला है। कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अच्छा काम करने वालों को पहचानने
और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए भी उपाय किए गए। आज इंडियन यूथ कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक युवा संगठन है। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता और 4 लाख से ज्यादा चुने हुए ऑफिस बेयरर्स हैं। मैं इन सब कामयाबियों के लिए यूथ कांग्रेस से जुड़े सभी भाई बहनों को और खास तौर पर श्री राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देता हूं। भाई और बहनों, ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम एक महान राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हैं। एक ऐसी पार्टी जिसकी विचारधारा सेकुलर, उदार और प्रगतिशील है। एक ऐसी पार्टी जो आम आदमी की भलाई के लिए काम करने में दृढ़ विश्वास रखती है। एक ऐसी पार्टी जो समाज के कमजोर तबकों की जरूरतों का खास ख्याल रखती है। एक ऐसी पार्टी जो विभिन्न धर्मों, समुदायों और क्षेत्रों के बीच की दूरियों को कम करने का काम करती है। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहना चाहता हूं कि हमारे देश को इस वक्त कांग्रेस की जितनी जरूरत है इतनी शायद पहले कभी नहीं रही। एक महान राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जैसे महान नेताओं की विरासत को आगे बढ़ाने का काम आपको करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। भाइयों और बहनों, पिछले करीब 7.5 सालों में कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र की यूपीए सरकार ने देश को मजबूत बनाने और उसे प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने के लिए बहुत कदम उठाए। इस दौरान हमारे आर्थिक विकास की रफ्तार तेज रही। इसकी वजह से जो संसाधन हमें हासिल हुए हैं उन्हें हमने सामाजिक क्षेत्र के बड़े कार्यक्रमों में लगाया ताकि आम आदमी को और समाज के कमजोर तबकों को इन चीजों का फायदा पहुंच सके। हमारे किसान भाइयों की भलाई के लिए उन्हें कर्ज से राहत दी गई और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई। शिक्षा के अधिकार से आज हमारे देश के हर बच्चे को की पहुंच बुनियादी शिक्षा तक हो पाई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव तक पहुंच रही। अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई बहनों और अल्पसंख्यकों के लिए भी बहुत से नए कार्यक्रम चलाए गए। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई सुधार किए गए। सूचना के अधिकार की वजह से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में मदद मिल रही है। हम इन कोशिशों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में राइट टू फूड के जरिए हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। सरकार और उसकी एजेंसियों के काम में
भ्रष्टाचार कम करने और उसे चुस्त दुरुस्त दिलाने के लिए भी हम आने वाले दिनों में कई कदम उठाएंगे। इनमें लोकपाल, सिटीजन्स ग्रीवेंस रिड्रेसल और सरकारी कानून के लिए कानून बनाना शामिल है। आने वाले वक्त में हमारी ये कोशिश रहेगी कि विकास का फायदा हमारे देश के हर नागरिक तक पहुंचे, खास तौर पर उन तबकों तक जो प्रगति के रास्ते में पीछे छूट गए हैं। भाइयों और बहनों, हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है। इन दिनों विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत मंदी आई हुई है। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों के आर्थिक हालात ठीक न होने का असर दुनिया के ज्यादातर देशों पर पड़ रहा है। मध्य पूर्व मिडल ईस्ट के कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। इस तरह के मुश्किल हालात से निपटने की क्षमता और अनुभव सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास ही हो सकते हैं। हमने साल 2008 की कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना बहुत अच्छी तरह किया था और मुझे विश्वास है कि हम एक बार फिर इस काम में सफल हो पाएंगे। हम आगे जो काम करना चाहते हैं इसके लिए बहुत से नए कानून बनाना और कई कानूनों में संशोधन करना जरूरी है। हम चाहते हैं कि ये काम संसद की मंजूरी से जल्द कर लिया जाए। इसके लिए ये आवश्यक है कि संसद ठीक से चले, लेकिन विपक्षी दल इस सत्र में ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। हमारी सरकार का हमेशा ये मानना रहा है कि विपक्षी दलों के सरकार से जो भी मतभेद हो उन पर संसद में विचार होनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और संसद की कार्रवाई में बाधा डालते हैं तो हम उस जनता के विश्वास के साथ अन्याय करते हैं जिसने हमें चुनकर संसद में भेजा। इससे संसद की और हमारे देश की साख भी कम होती है। हमें अब भी उम्मीद है कि संसद का काम सुचारू रूप से चलने का कोई रास्ता निकलेगा और हम इस दिशा में अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। भाइयों और बहनों, मैं आज सरकार के उस निर्णय का भी जिक्र करना चाहूँगा जो रिटेल के क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के संबंध में लिया गया है। हमने ये फैसला किसी जल्दबाजी में नहीं बल्कि बहुत सोच समझ के लिया। हमारा पक्का विश्वास है कि ये फैसला हमारे देश के हित में है। हमारा मानना है कि रिटेल के क्षेत्र में FDI बढ़ने से आधुनिक टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, कृषि उत्पादों की बर्बादी कम होगी और हमारे किसान भाई बहनों को उनकी फसल के बेहतर दाम मिलेंगे। होलसेल और रिटेल दामों में अभी भी जो बड़ा अंतर रहता है वो कम हो पाएगा और आम आदमी को सस्ते दामों पर रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें भी मिल सकेंगी। जहां तक छोटे रिटेलर्स व्यापारियों का सवाल है, कई दूसरे देशों का अनुभव ये रहा है कि छोटे और बड़े व्यापारी
दोनों साथ साथ हमारे जैसे बड़े देश में काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने फैसले में कुछ शर्तें भी डाली हैं ताकि रिटेल के क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने से छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिल पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम रिटेल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जिन राज्य सरकारों को ऐसा करने में फायदा नहीं नजर आता है, उनके पास अपने राज्य में रिटेल बिजनेस में FDI रोकने के उपाय हैं। हमारा मानना है कि रिटेल में FDI की वजह से फूड प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में रोजगार के तमाम नए मौके पैदा होंगे। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप विषय पर जनता को सही तौर पर जानकारी देने में सरकार की मदद करें। मैं कुछ शब्द महंगाई की समस्या पर भी कहना चाहूँगा। भारत सरकार इस समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हमें ये भी मानना चाहिए कि भारत देश विकास के जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें खाद्य पदार्थों और दूसरी चीज़ों की मांग बढ़ती है, जिससे डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर पैदा होता है। साथ ही जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, वैसे वैसे किसानों को दिए जाने वाले खरीद और समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी करनी पड़ती है ताकि हमारे किसान कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो पाए। ऐसा करने में इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन तो पैदा होते। इसके अलावा हमारा देश पेट्रोलियम की अपनी ज़रूरतों का 80% बाहर से आयात करता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर हमें भी अपने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ानी पड़ी, जिसका असर दूसरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है। फिर भी सरकार ने ये कोशिश की है कि देश में डीजल, मिट्टी का तेल तथा LPG के दाम काबू में रहे। पिछले 1.5 सालों में हमने महंगाई कम करने के लिए बहुत से कदम उठाए। इसमें फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित उपाय भी शामिल हैं। हमने कई खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर समय समय पर रोक लगाई तथा जरूरी चीज़ों की सप्लाई बढ़ाने के लिए आयात में ढील दी है। हम फूड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कृषि उत्पादकता और उत्पादन में सुधार करने के उपाय कर रहे हैं। हम हरित क्रांति को पूर्वी क्षेत्रों तक बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा स्टोरेज और कोल्ड चेन्स के हालात में भी सुधार लाया जा रहा है। विश्व की अर्थव्यवस्था के विपरीत हालात के बावजूद हमें उम्मीद है कि सरकार द्वारा किए गए ठोस उपायों की वजह से अगले कुछ महीनों में महंगाई काफ़ी कम हो पाएगी। भाई और बहनों, यूथ कांग्रेस में आप जो काम करेंगे, जो कार्यक्रम चलाएंगे और जो अनुभव प्राप्त करेंगे, उससे एक बड़ी हद तक कांग्रेस, इसलिए यूथ कांग्रेस को मजबूत बनाना हम सबका फर्ज बनता है। हम सबको चाहिए
कि इस संगठन को प्रोत्साहित करें ताकि ये प्रगतिशील और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए खूब तेजी से काम कर सके। पिछले कुछ सालों में आपने जो रास्ता अपनाया है उससे हम भविष्य के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि राष्ट्र निर्माण के हर कार्य में वो आपको सफलता प्रदान करे। आइए हम सब एक मजबूत यूथ कांग्रेस और एक ज्यादा मजबूत कांग्रेस पार्टी के निर्माण के लिए सोनिया जी के और राहुल जी के हाथ मजबूत करने के मिलकर काम करें। जय हिंद।